हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ा था कि सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, उसके रोल ऑफ सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट का। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था, रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस में आपका एक पॉइंट था सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि सेकेंडरी मार्केट में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं, ठीक है, कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मीन्स कौन सी कंपनीज एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस बन सकती हैं, ठीक है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे, उनको किस तरीके से ग्रांट मिलती है और उनको कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ता है एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है, उनको सर्टिफिकेट किस तरीके से इशू किया जाता है और उस सर्टिफिकेट का वैलिडिटी पीरियड क्या होता है और उस सर्टिफिकेट को रिन्यूअल कैसे करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मीनिंग से। फर्स्ट इज़ योर रिकग्निशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, मीन्स कि कौन सी कंपनीज या कौन एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। देखो फर्स्ट पॉइंट है आपका एनी ग्रुप और एसोसिएशन, एनी ग्रुप or association which is desirous of being recognized as a self-regulatory organization, means वो ग्रुप या एसोसिएशन ऑफ ग्रुप्स जो एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनना चाहती हैं, उनको क्या करनी पड़ेगी, एक कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर द सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि वो ग्रुप या वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनना चाहती हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, अब एक कंपनी को फॉर्म करना पड़ेगा और वो कंपनी किसके अंडर रजिस्टर होनी चाहिए, अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। सेकेंड, सच कंपनी may make an application along with the application fee of fees 25,000 to the board, मीन्स उनको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, उस एप्लीकेशन के साथ साथ उनको एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट करानी है, दैट इज़ ₹25,000, तभी उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट, एवरी एप्लीकेशन शेल बी अकम्पेन्ड बाय अ कॉपी ऑफ गवर्निंग नॉर्म्स, मीन्स उनको एप्लीकेशन के साथ साथ उनको ये बताना पड़ेगा कि आपकी जब एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनकर बना रहे हो, उसके लिए आपने क्या क्या आपकी क्या क्या गवर्निंग नॉर्म्स है, आपने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हुए हैं, ठीक है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हुए हैं, और उसके साथ साथ आपको अपनी मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी भी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, मीन्स आपके मेंबर्स कौन हैं, उन मेंबर्स का एडमिशन किस तरीके से होगा, उन मेंबर्स के पास पावर्स क्या क्या होंगी, वो सब आप किसके साथ दोगे, एप्लीकेशन के साथ आप कॉपी अटैच करोगे मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। नेक्स्ट इज़ योर, देखो और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी पावर्स क्या हैं, ठीक है, मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगी, एंड इन विच बिजनेस वुड बी ट्रांजेक्टेड, जो उसके ऑफिसर्स हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसर्स हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स होनी चाहिए, क्या क्या ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करेंगे। अगर आप न्यू मेंबर्स को एडमिट करना चाहते हो, ठीक है, न्यू मेंबर्स बनाना चाहते हो, तो आप किस तरीके से उन मेंबर्स को बनाओगे और उन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मीन्स ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बन सकते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। Now next is your eligibility criteria. The board shall not consider an application for grant of certificate unless the application case, बोर्ड ने बहुत सारी कंडीशंस रखी हैं, तो वो पर्सन्स या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो उन कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं, उन्हीं को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनाया जाता है। क्या क्या कंडीशंस हैं, द एप्लीकेंट मीन्स वो पर्सन जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेशन लिख रहा है, दैट इज़ एप्लीकेंट। द एप्लीकेंट इज़ अ कंपनी, जो भी मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में बनाया कि वही पर्सन या एसोसिएशन पर्सन जिनको सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनना है, उसको क्या बनानी पड़ेगी, सबसे पहले एक कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी,
under Section 25 of the Companies Act 1956. The applicant has in its memorandum of association specific, तो उसको अपने MOA मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बताना पड़ेगा कि वो अपने मेंबर्स को किस तरीके से एडमिट करेंगे और उन मेंबर्स को क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है, इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। द एप्लीकेंट हैज़ मिनिमम नेटवर्थ, कि वही कंपनीज वही सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस बन सकती हैं जिनकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट, द एप्लीकेंट हैज़ एडिक्वेट, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी वो एज अ काम कर पाएंगे। द एप्लीकेंट एंड इट्स डायरेक्टर्स हैव प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, मीन्स जो उनके डायरेक्टर्स होने चाहिए उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, वो फाइनेंशियली साउंड हो तभी वो काम कर पाएंगे। नीदर एप्लीकेंट नोर एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, मीन्स उनकी अगेंस्ट जो भी उसके मेंबर्स हैं, उसके डायरेक्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट कोई केस वेस ना फाइल किया गया हो, ठीक है, पास्ट में उनके ऊपर कोई केस ना चल रहा हो, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, अगर हैं तो वो उसका डायरेक्टर या मेंबर नहीं बन सकते। नेक्स्ट, नीदर एप्लीकेंट नोर एनी if its of director has at any time in the past been convicted of any offense. नेक्स्ट, द एप्लीकेंट शुड हैव एडिक्वेट, मीन्स जो भी उसके एप्लीकेंट हैं, ठीक है, जो पर्सन्स जो कंपनी को रजिस्टर कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, मीन्स वो इतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए कि जो भी ड्यूटीज़ उनको दी जा रही है वो उन ड्यूटीज़ को या जो भी एसआरओ की जो ड्यूटीज़ होती है, पावर्स होते हैं, उन पावर्स को वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। लास्ट, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट टू द एप्लीकेंट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड द सिक्योरिटी मार्केट, कि उनको जो अगर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो जो काम करे वो पब्लिक के लिए काम करे, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करे। नेक्स्ट है आपका ग्रांट ऑफ रिकग्निशन एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब इनको किस तरीके से ग्रांट दी जाती है, अगर बोर्ड को ये लगता है कि एक इन पर्सन्स ने, एप्लीकेंट ने वो जो कंडीशंस उनको दी गई थी उन्होंने उन पूरी कंडीशंस को फुलफ़िल किया है तो उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। देखो, द आर्टिकल्स एंड द गवर्निंग नॉर्म्स ऑफ द एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर द रिकग्निशन आर इन द कन्फर्मिटी विद सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। मीन्स बोर्ड ने जो भी कंडीशंस लगाई गई थी वो एप्लीकेंट उन कंडीशंस को फुलफ़िल करता है, देन बोर्ड क्या करती है, उनको सर्टिफिकेट ग्रांट कर देती है एज अ एसआरओ, मीन्स वो फिर एज अ एसआरओ काम कर सकते हैं। सेकेंड, दैट द एप्लीकेंट इज़ विलिंग टू कंप्लाई विद एनी अदर कंडीशन विच बोर्ड में इम्पोज, मी अगर इसके अलावा अगर बोर्ड उनके ऊपर कोई और कंडीशंस लगाते हैं, कोई और कंडीशंस को फुलफ़िल करने के लिए कहते हैं, तो अगर वो उन कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तब भी उनको ग्रांट सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। लास्ट, दैट इट वुड बी इन इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड एंड ऑल्सो इन द पब्लिक इंटरेस्ट, मीन्स वो जो भी काम कर रहे हैं वो किसके लिए काम करें, पब्लिक के लिए काम करें, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करें, तो उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। नेक्स्ट इज़ योर कंडीशंस। अब उनको क्या क्या कंडीशंस उनको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, वो कहते हैं कि अगर एक कंपनी को, पर्सन्स को एक एसआरओ तभी काम किया जाता है अगर वो उसकी फ़ीस पे करे, द रिकॉग्निशन फ़ीस ऑफ ₹5 लाख, उनको बोर्ड को कितनी फ़ीस सबमिट करानी है, 5 लाख रुपीज़। अब सेबी ने क्या क्या कंडीशंस लगाई हैं, उनको क्या क्या कंडीशंस फुलफ़िल करनी है। फर्स्ट इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द एसआरओ, कि जो एसआरओ है उसकी क्या उसके जो मेंबर्स हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो पर्सन्स जो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफ़िल करते हैं उन्हीं को ही एज ए मेंबर बनाया जाता है। सेकेंड, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोर्ड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द एसआरओ बाय सच नंबर ऑफ डायरेक्टर्स नॉट एक्सीडिंग 4 एज द बोर्ड में नॉमिनेट, मीन्स जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपको कहे गए हैं आपको उतने नंबर डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करना ज़रूरी है। लास्ट, द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ मेंबर्स एंड देयर ऑडिट बाय द चार्ट, जो भी अकाउंट्स मेंबर्स प्रिपेयर करें उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, और ऑडिटिंग भी कौन करेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपकी कंडीशंस फॉर, अगर आप एक कंपनी इन कंडीशंस को फुलफ़िल करती है तभी उसको क्या इशू किया जाएगा, सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज वैलिडिटी पीरियड ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन,
कि आप कितने टाइम पीरियड तक या कितने कौन सी कंडीशंस को फुलफ़िल करने के बाद आप कितने टाइम पीरियड तक एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन आप काम कर सकते हो। फर्स्ट इज़ द सर्टिफिकेट ग्रांटेड शेल बी सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग, कौन सी कंडीशंस को पूरी करना है। फर्स्ट इज़ द एप्लीकेंट शेल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मीन्स जो भी आपके रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, डायरेक्शंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं आपने टाइम टू टाइम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। सेकेंड, एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर फर्निश द बोर्ड बाय द एप्लीकेंट शिल नॉट बी फॉल्स, मीन्स जो भी जो SRO जो कंपनी काम कर रही है एज ए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो जो भी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम बोर्ड को जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड मांगती है, आप वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, मतलब वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लास्ट, विद एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर फर्निश टू द बोर्ड बाय द एप्लीकेंट्स इज अंडरगोन, अगर आपने अपने इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस लेकर आए हो तो आपने उन चेंजेस को टाइम टू टाइम बोर्ड को इन्फॉर्म करना है, सो दैट वो अपनी बुक्स में भी उन चेंजेस को कर सके। और इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो कितने साल का होता है? 5 ईयर्स का। मीन्स एक कंपनी एज अ SRO कितने टाइम पीरियड के लिए काम कर सकती है? 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट इज़ योर रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट, कि वो कंपनी जिनका 5 ईयर्स का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, अगर वो अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करा सकते हैं तो रिन्यू कराने के लिए उनको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ एनी SRO डिज़ायरस ऑफ ऑब्टेनिंग रिन्यूअल, कि वो कंपनीज़, वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो दोबारा से 5 ईयर्स के बाद अगेन वो एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना चाहती है, तो उनको क्या करनी पड़ेगी? उनको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। किसको? बोर्ड को, ताकि वो अपने सर्टिफिकेट को दोबारा से रिन्यू करा सके फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सेकेंड, सच एप्लीकेशन शेल नॉट लेस देन 3 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, कि सपोज आपका 5 ईयर्स ख़त्म होने वाला है, उसके 5 साल ख़त्म होने से पहले 3 महीने पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बोर्ड को एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। कितने टाइम पहले? 3 months पहले, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट। द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल शेल बी अकम्पेन्ड बाय द रिन्यूअल फीस, आपको रिन्यूअल फीस भी पे करनी है, दैट इज ₹3 लाख। नाउ नेक्स्ट, तो ये तो आपका सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं। ठीक है, इन कंक्लूजन दे रही हूँ कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन वो पर्सन्स या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो सेल्फ रेगुलेटरी एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहते हैं, उनको कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ेगा, तभी वो एज अ SRO काम कर पाएंगे। ठीक है, और वो ये बताते हैं कि आपने अपने जो आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करें। ठीक है, और आपको ये बताता है कि आप अगर आप न्यू मेंबर्स को एडमिट करना चाहते हो तो उन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स ना चल रही हो, और जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो कितने साल के लिए इशू किया जाता है? 5 ईयर्स के लिए। तो अगर आप अपने सर्टिफिकेट दोबारा से रिन्यू भी कराना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको अगेन एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी विद द रिन्यूअल फीस ऑफ ₹3 लाख।